हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, बिहार शिक्षक बहाली के एग्ज़ाम में साइंस एक बड़ा सेक्शन है और इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने जो है एससीईआरटी या बीटीबीसी साइंस के निचोड़ सीरीज़ को लेके आए हैं, जिसके तहत क्लास 6 का जो एससीईआरटी है उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और अब हम लोग जो है क्लास 7 का जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है जंतुओं में पोषण। सबसे पहले जो है इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी हम लोग लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम होगा कि जो क्लास 7 का एससीईआरटी का बुक है उसमें आपको जो है टोटल 18 चैप्टर दिए हुए हैं और चैप्टर नंबर 1 जो जल और जंगल था वो कंप्लीट हो गया। बाकी के जो चैप्टर है वो भी जल्द आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो आज देखते हैं चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है जंतुओं में पोषण। जैसा कि नाम से पता चल रहा है जंतुओं में पोषण, तो ये पोषण होता क्या है? देखिए, शरीर मतलब जीवों को जो है वो विकास करने के लिए, उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, उनकी वृद्धि के लिए और गतिशीलता के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। किसकी? पोषक पदार्थ की। और इन पोषक पदार्थ का अधिक ग्रहण, अर्थात इनको जब लिया जाता है, इन पोषक पदार्थों का अधिग्रहण किया जाता है, तो उसी को जो है वो पोषण कहा जाता है, उसी को पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषक पदार्थ का अधिग्रहण क्या कहलाता है? पोषण। अब बात है कि ये पोषक पदार्थ होते क्या हैं, कौन कौन से तत्व जो है वो पोषक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो इन सारे को आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि जंतुओं में पोषण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो जंतुओं के पोषण में जो है पहला तो आ गया पोषक तत्वों की ज़रूरत। ठीक है, पोषक तत्वों की क्या जरूरत होती है। दूसरा, भोजन ग्रहण का तरीका, कि कैसे जो है जंतु अलग अलग तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के तरीका को जो है अंतर ग्रहण कहा जाता है। इसके अलावा जो है शरीर में इनका उपयोग क्या है, जो भी हम लोग पोषण ग्रहण कर रहे हैं इनका क्या उपयोग है। ये सारे जो है वो पोषण के अवयव के, एक तरीके से इनके अवयव है। ठीक है, अगर बात करें भोजन में जो है ये पोषक तत्वों के बारे में कि कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, तो इनके बारे में जो है जो क्लास 6 का एससीईआरटी था उसमें हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने 55 प्लस क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड कंप्लीट किए थे। जो उसका चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, भोजन में क्या क्या आता है, इसमें जो है 55 प्लस एमसीक्यू दिए हुए थे और उन सारे एमसीक्यू को जो है हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और इसकी जो भी कॉन्सेप्ट थे, जैसे कि भोजन के कौन कौन से अवयव होते हैं, पोषक तत्व क्या होता है, उनकी क्या विशेषता होती है, संतुलित आहार क्या है, कुपोषण क्या है, पोषण की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने जो है वो देखा था और इसके एमसीक्यू भी लगाए थे। तो देखो, जैसा कि आपको मालूम है कि पोषक तत्व के अंतर्गत जो है हम लोगों ने जाना था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सारे तत्व जो है वो पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं और इनकी जो है हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी हम लोगों ने देखा था कि फाइबर और वाटर, इनकी भी जो है हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। तो आज का जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग जो है, फिर आप ये भी देख सकते हो, इसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया था जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को, और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी लगाए थे। ठीक है, तो ये तो हो गया पिछली क्लास की बात। क्लास 6 में जो हम लोगों ने देखा था, आपको मालूम हो गया कि पोषक तत्व क्या है। तो पोषक तत्व में आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, इसके बाद प्रोटीन, ठीक है, ये सारे आ जा रहे हैं। और इसके अलावा जो है मिनरल्स और विटामिन, ये सारे भी जो है वो आपके पोषक तत्वों में आते हैं और इन सारे के बारे में हम लोगों ने जान रखा है। अब क्या है कि इनकी प्राप्ति हमारे शरीर को होगी कैसे। ठीक है, देखो, जैसे कि कंप्यूटर में हम लोग जानते हैं ना कि कंप्यूटर में क्या है कि आप कोई भी चीज़ ले लो, कंप्यूटर उसको 0 और 1 के फॉर्मेट में अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उस अपने यूज में लाता है। सेम उसी टाइप का क्या होता है कि आप खाने में कुछ भी खा लो, चाहे वो पिज़्ज़ा खा लो, दाल चावल रोटी कुछ भी खाओ, उसे जो चाहिए वो चाहिए ग्लूकोज। ठीक है, हमारे बॉडी को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। इसके अलावा चाहिए उसे एमिनो एसिड, प्रोटीन जो है वो आपको मालूम होगा कि एमिनो एसिड का बना होता है, तो एमिनो एसिड चाहिए। तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, इसके अलावा फिर आपका जो ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, इन सब की जो है उसे ज़रूरत होती है। अब आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हो उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना वसा है, इन सब के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। इसमें हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोग जो भोजन कर रहे हैं, चाहे वो आपका कोई भी भोजन हो,
वो क्या होता है कि एक जटिल पदार्थ होता है। ठीक है, जैसे आप पिज़्ज़ा का ही बात करो, पिज़्ज़ा में कितनी सारी चीज़ वगैरह और भी चीज़ें मिली हुई रहती है। तो क्या है कि वो जो है एक तरीके का फैट वगैरह होता है, तो वो हमारे काम का नहीं है। जब तक उसे तोड़ के हमारा बॉडी जो है अपनी यूज के लायक ना बना दे, तब तक वो कोई काम का नहीं होता। तो इसी जटिल अवयवों को, जो हमारे भोजन में उपस्थित जटिल अवयव है, उसी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का जो क्रिया है वो हमारे पाचन में होता है, और उस प्रक्रिया को ही पाचन बोला जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि शरीर में कई प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण होता है। जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उनके अवयवों क्या होते हैं, जटिल होते हैं, और उन जटिल अवयवों को तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे अणुओं में, और वो अणु ही जो है हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए उत्तरदायी होती है। और जो चीज़ें जो पचा हुआ जो नहीं पच पाता है वो अपशिष्ट हो गया, या जो हमारे बॉडी के काम का नहीं है, वो अनुपयोगी पदार्थ जो है वो निकल जाते हैं, और ये पूरा जो प्रक्रिया कहलाता है वो हमारा पाचन कहलाता है। अब देखो अलग अलग टाइप के जीव जंतु होते हैं, और उनमें जो है अलग अलग भोजन ग्रहण करने की प्रकृति होती है, अलग अलग तरीके से वो भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कुछ स्वपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं। आपको बताया होगा कि स्वपोषी क्या है, जो खुद अपना भोजन बना ले, और विषमपोषी जो कि दूसरे के ऊपर भोजन के लिए डिपेंडेंट रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बता दी गई है। यहाँ आगे बताया जा रहा है कि ये जो अलग अलग जीव है ना, इनमें अलग अलग तरीके की संरचना होती है भोजन ग्रहण करने के लिए। जैसे मधुमक्खी और भौरी, ये भी जो है फूल का रस चूसते हैं, और जो हमिंग बर्ड है ये भी फूल का रस चूसते हैं। लेकिन क्या है कि इनकी बनावट अलग होती है। जो हमिंग बर्ड है, इसका चोंच आप देख सकते हैं ये लंबी होती है। ठीक है, जिससे ये फूलों का रस जो है वो थोड़ा अपनी चोंच को अंदर डाल के उसके बाद आराम से वो यूज कर लेता है। और गौरैया के बारे में बताया गया कि उसकी जो चोंच होती है वो अनाज खाने के लिए और कीड़े मकोड़े खाने के लिए बनी होती है। मतलब जिसका जो भोजन है उस भोजन को ग्रहण करने के लिए जो है उसकी बॉडी की संरचना अलग अलग तरीके से बनी हुई होती है। चाहे वो कोई भी जानवर हो या मनुष्य हो, शेर का भी उसी टाइप से उसके शरीर की संरचना और जो है वो बनावट बनी हुई होती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितने भी जीव जंतु हैं उनमें भोजन ग्रहण, उन्हें जो है भोजन ग्रहण करना है, और वो अपने भोजन कैसे ग्रहण करे तो उस अलग अलग प्रकृति होती है। जैसे कोई जो है वो छीलने का कार्य करता है, कोई चबा के करता है भोजन ग्रहण, कोई कुतरता है, कोई वेदता है, कोई पकड़ना जानता है, कोई निगलता है। जैसे जो स्नेक है, स्नेक का काम क्या है, वो सीधा जो है वो भोजन को निगलने का कार्य करता है। ठीक है, जो अजगर वगैरह है, कुछ जो है वो चूसने का काम करता है। जैसे अभी हम लोगों ने पक्षी को देखा, तो वो जो है हमिंग बर्ड क्या है, वो फूलों का रस चूसता है। तो इस तरीके से अलग अलग भोजन ग्रहण की विधियां होती है। ठीक है, तो ये हम लोग जान गए। अब हम लोग आगे जानते हैं कि मानव जो भोजन ग्रहण करता है, उस मानव जो भोजन ग्रहण कर रहा है उस भोजन को वो कैसे पचाता है। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग अब जानने वाले हैं। तो देखो, मानव जो भोजन ग्रहण कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, वो मुख से ग्रहण करता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया मुख से, और ये मुख से भोजन ग्रहण करता है, फिर वो पाचन होता है, और पाचन के बाद जो है हमें एनर्जी मिलती है और हम लोग उसका यूज करते हैं, और जो अनपचा भाग रहता है वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है। ये पूरा प्रोसेस जो है वो एक लंबे आहार नाल से होकर गुजरता है। ठीक है, एक लंबी नलका से होकर गुजरता है, और वो पूरा जो है आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, ये हमारा मुख से शुरू होकर जो है गुद्दा, ये जो मल द्वार है वहाँ तक जाता है, ये आहार नाल। और ये आहार नाल की जो पूरी लंबाई है, ये बोला जाता है कि ये 32 फीट तक ये लंबा होता है। ठीक है, अब ये इतनी लंबा है तो इसका संरचना अलग अलग टाइप का होगा, अलग अलग इसमें भाग होंगे। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। देखो, शुरू कहाँ से हो रहा था, हमारा जो आहार नाल है वो शुरू हो रहा था मुख से। ठीक है, मुख के बाद आता है ग्रासिका या ग्रासनली, इसी को जो है फूड पाइप या ओसोफेगस बोला जाता है। उसके बाद अमाशय आता है, अमाशय के बाद छोटी आंत आती है, उसके बाद बड़ी आंत, फिर रेक्टम, और फिर एनस या फिर मलद्वार आता है। तो ये इस तरीके से जो है भोजन जो है हमारे शरीर में पाचन का प्रक्रिया यहाँ इन सारे अंगों से होके गुजरता है। तो इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि कुछ दूसरा एग्जाम्पल दे देगा आपको कि मान लिए फेफड़ा। ठीक है, कि फेफड़े जो है वो हमारे पाचन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, या ये हमारे आहार नाल का एक भाग है। ठीक है, तो उस टाइप से आपको दिया जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो आप इन्हें याद रखिएगा कि ये टोटल 6-7 ऐसे
पार्ट हैं जो हमारे आहार नाल में आते हैं। अब देखते हैं कि इन आहार नाल की अवस्थिति हमारे शरीर में कहाँ पे होती है, किस तरीके से ये हमारे शरीर में अवस्थित होते हैं। तो देखो, जो सबसे पहले जो है मुख गुहिका होती है, अर्थात सिंपल हमारा मुख होता है। उसके बाद फिर एक पाइप हो गया जो फूड पाइप या ओसोफेगस हो गया। उसके बाद फिर ये जो संरचना है ये होता है अमाशय। ठीक है, अमाशय के बाद आती है छोटी आंत जो पतली होती है और ये सबसे लंबा होता है। उसके बाद इससे के बाद जो है बड़ी आंत आती है और बड़ी आंत की जो लंबाई है वो कम होती है और ये चौड़ा ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर मलाशय आता है और मलाशय के बाद फिर मलद्वार आता है। तो ये सारे जो पार्ट है वो हमारे पाचन जो तंत्र है उसके ये सहायक अंग है या आहार नाल की ये पार्ट है। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि ये आहार नाल के अंतर्गत आता है। लेकिन क्या है ना कि आहार नाल में बहुत सारे ऐसे ग्लैंड हैं वो भी जो है हमारे पाचन में हेल्प करते हैं। जैसे ये आप देख लो, ये लार ग्रंथियाँ हो गई। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक ग्लैंड। तो इन सारे ग्लैंड का भी जो है हमारे शरीर में पाचन प्रक्रिया में काफ़ी महत्व होता है। जैसे कि लार ग्रंथियाँ हो गया, लीवर हो गया, अग्नाशय हो गया। इनसे क्या है कि एक प्रकार का एंजाइम का स्राव होता है और ये एंजाइम करते क्या है, तो जो जटिल अवयव थे उन्हें सरल बनाने में हेल्प करता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि एंजाइम का काम क्या होता है, तो ये जटिल अवयव को सरल बनाने में मदद करता है। तो दो चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, एक तो ये पूरा आहार नाल हो गया, ठीक है, ये आहार नाल का पार्ट हो गया। दूसरा जो है ग्लैंड, ठीक है, ये सारे ग्लैंड जो है लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, तो ये सारे तो आहार नाल और जो ग्लैंड है ये दोनों मिलकर ही हमारा पूरा पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए हमारा पाचन तंत्र बना होता है किससे, आहार नाल से, श्वसन तंत्र से, ग्लैंड से, या और फिर एक आपका दिया जाए रक्त परिसंचरण से। तो इसमें क्या है कि आपका आहार नाल और जो ग्लैंड है इन दोनों के द्वारा ये मिलके बना होता है। फिर आगे बताया जा रहा है कि अब ये पूरा पोषण का प्रक्रिया होता कैसे है। देखो, पोषण का मतलब क्या है कि जो भी हम लोग खा रहे हैं उन चीज़ों का हमारे शरीर में यूज हो जाए, वही हमारा मेनली पोषण है। जो पोषक पदार्थ जिससे हमें प्राप्त हो जाए वो हमारा पोषण होता है। तो पोषक पदार्थ हमें प्राप्त कैसे होगा, उसी का चरण यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन से चरण हैं जिससे जो है हमें भोजन से पोषक पदार्थ प्राप्त होता है। तो सबसे पहला तो हमारा प्रोसेस आ जाता है अंतर्ग्रहण। ठीक है, पोषण के ऐसे आप देखो तो 5 चरण हैं। एक अंतर्ग्रहण हो गया, दूसरा पाचन हो गया, तीसरा अवशोषण हो गया, फोर्थ जो है आपका स्वांगीकरण और फिफ्थ जो है वो आपका निष्क्रमण हो गया। तो ये 5 प्रकार के प्रोसेस होते हैं। अब देखते हैं कि अंतर्ग्रहण क्या है। तो अंतर्ग्रहण में कुछ नहीं है, सिंपल है कि आप जो आहार लेते हो, ठीक है, तो वो आहार जो है वही आपका अंतर्ग्रहण हो गया। और ये हम लेते किस में, तो ये मुख में लेते हैं और मुख के में जो है जो तीत होता है उसके द्वारा चबाया जाता है। फिर पाचन की प्रक्रिया होती है। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से होती है, तो बोला जाता है ये मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। और ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ जाके समाप्त होती है। तो प्रारंभ तो हो रहा है मुख से और समाप्त जो है ये आंत में जाके होता है, इंटेस्टाइन में होता है। और इसमें जो है केमिकल चेंजेज होते हैं, जो एंजाइम है वो इसमें हेल्प करता है। फिर आगे है कि अवशोषण। देखो, पहले हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद उसका पाचन हो गया। अब जो पाचित भोजन है वो क्या है कि रसांगुल होते हैं उनके द्वारा इनका ग्रहण कर दिया जाता है और ब्लड में मिला दिया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने जो भोजन किया वो उस भोजन में जो भी चीज़ें था उसको तोड़ के ग्लूकोज या फिर एमिनो एसिड वगैरह बना दिया गया। अब उस क्या है कि पचे हुए भोजन में ये रसांगुल, इसी को जो है विली बोला जाता है। आगे हम लोग जानेंगे कि ये क्या होता है। तो इस विली के द्वारा ये ग्लूकोज और एमिनो एसिड ये सारी चीज़ों को जो है ग्रहण किया जाता है और फिर इसे ब्लड में मिला दिया जाता है। तो यही आपका हो गया अवशोषण या फिर एब्जॉर्प्शन। अब आगे है स्वांगीकरण। देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका स्वांगीकरण है और अवशोषण है। यहाँ से अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। यहाँ पे अब स्वांगीकरण क्या हो गया कि शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जो पाचित भोजन था उसका यूज जो है वो हमारा स्वांगीकरण है। जैसे ये हमारा ब्लड में मिल गया, जो भी हम लोगों ने खाया उससे जो है वो चीज़ें हमारे निकल कर, जो पोषक तत्व था वो निकल गया और वो हमारे ब्लड में मिल गया। अब ब्लड में मिलने के बाद जो है वो हमारे शरीर की वृद्धि और डेवलपमेंट में जो हेल्प करेगा वही हमारा स्वांगीकरण है।
ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में हो गया कि पाचित भोजन का जो है अगर हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में यूज हो रहा है तो वो प्रोसेस कहलाएगा स्वांगीकरण, जिसे जो है एसेमिलेशन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा एसेमिलेशन क्या होता है, तो वो होता है स्वांगीकरण, जिसमें पाचित भोजन का यूज जो है हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में होता है। अब आगे है निष्क्रमण या डिफेक्शन, इसी को जो है फिर मल परित्याग भी बोला जाता है। इसमें क्या है कि जो भी अपचित भोजन है या फिर जिसका यूज नहीं होता है वो आहार नाल से जो है निष्कासित हो जाते हैं। तो ये 5 ऐसे प्रोसेस हैं जिसके द्वारा हमें पोषण की प्राप्ति होती है। तो इन पांचों प्रोसेस को आप याद रखिएगा। इसमें क्या है कि क्रम भी पूछ दिया जाता है कि हमारे मानव में जो है वो पोषण के जो विभिन्न चरण है उनका क्रम क्या है, ठीक है। तो यही उनका क्रम है, आप इसे याद रखें। अब आगे क्या है कि आगे इसमें एक एक प्रोसेस के बारे में जो है वो डिटेल में बताया गया है। जैसे हम लोग जो भोजन ग्रहण कर रहे थे वो कहाँ कर रहे थे, मुख में। तो मुख में 3 चीज़ें होती है, ठीक। एक हमारा तीत हो गया, दूसरा हमारा जीभ हो गया, और तीसरी जो है वो लार ग्रंथि हो गई। तो इन तीनों का क्या क्या काम होता है ये जान लेते हैं। देखो तीत के बारे में सब लोग जानते हैं कि तीत जो है वो जो है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता है, और ये जबड़ों में जो है वो धंसा हुआ होता है, या फिर जबड़ों के सहारे ये हमारे मुख में स्थित होता है। लेकिन ये तीत भी जो है ना वो कई प्रकार के होते हैं। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि कुछ तीत ऐसे होते हैं जो बचपन में ही टूट जाते हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है मिल्क तीत, और बोला जाता है ये हमारे 8 साल की आयु तक जो है लगभग ये गिर जाते हैं। आपको ये भी बताया था कि जो हमारे मिल्क तीत हैं उनकी जो संख्या है वो 20 होती है। 20 ऐसे दांत होते हैं वो जीवन में एक बार टूट जाते हैं। अब इन दांतों के प्रकार के बारे में बताया गया कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है कि इन प्रकारों का जो है यूज पूछ लिया जाता है कि कौन सा तीत जो है वो उसका काम क्या है। जैसे एक का आपका हो गया इंसीजर, ठीक है। इसको जो है कृंतक बोलते हैं। ये आपका जो आगे का जो चौड़ा वाला दांत होता है यही आपका जो है कृंतक हो गया, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम होता है काटने का काम, या फिर इसी को काटने को ही बोल देता है कुतरने का काम। कुतरने का काम जो है आपका कौन करेगा, तो वो आपका कृंतक करेगा। उसके बाद फिर होता है रत्नक, ये फाड़ने का काम करता है। जो भी आप चीज़ें खा रहे हो ये आपका जो है इंसीजर के जस्ट बगल का तीत होता है, और इसका काम होता है फाड़ने का। ये भी थोड़ा नुकीला टाइप का होता है। अब तो ये आपका फाड़ने का हो गया। उसके बाद आता है मोलर और प्री मोलर। देखो सबसे लास्ट का जो तीत है वो आप देखोगे थोड़ा चौड़ा टाइप का है, ठीक है। और इसी का काम जो है वो हमारा चबाने का होता है। पीसने और चबाने का काम जो है वो मोलर और प्री मोलर के द्वारा है। मोलर के जस्ट पहले जो तीत है वो हमारा कहलाता है प्री मोलर, ठीक है, ये प्री मोलर होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मोलर का काम क्या होता है और प्री मोलर का काम क्या होता है। ये दोनों का काम लगभग एक ही है, पीसने और चबाने का काम जो है ये करते हैं। और जो केनाइन है वो आप फाड़ने का काम करता है, और जो इंसीजर है वो आपका काटने का काम करता है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया हुआ है कि हमारी जो तीत हैं, तीत का जो ऊपरी पार्ट होता है ना, इसमें क्या होता है कि एक परत चढ़ी होती है, उस परत को बोला जाता है इनेमल। क्या बोला जाता है, इनेमल। और ये इनेमल जो है हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, सबसे कठोर माना जाता है इस इनेमल को। और ये बना किसका होता है, तो ये आपका बना होता है कैल्शियम एनेमेलिन नामक एक साल्ट का और प्रोटीन का बना होता है। तो याद रखिएगा, आपको अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि जो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है वो कौन है, तो वो है इनेमल। और ये बना किसका होता है, तो ये होता है कैल्शियम एनेमेलिन और प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं लार में। अब लार क्या होता है, आप देखते हो लार जो है एक ग्लैंड है, और ये हमारे बॉडी में जो है ना 3 ग्लैंड मतलब 3 जोड़ी ग्लैंड पाई जाती है। 3 जोड़ा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखो ऐसे तो ये आगे की क्लास में पढ़ना है, लेकिन एक ओवरव्यू दे देते हैं। एक तो आपका जो जीभ है, जीभ के दोनों साइड में जो है ये पाई जाती है। इसके अलावा जो हमारा जबड़ा है, जबड़ा का जो ऊपर वाला पोर्शन जबड़ा है उसके बीच वाला जो पोर्शन है वहाँ पे एक ग्लैंड पाया जाता है। फिर एक जो है हमारा वो ईयर जो है, कान है, कान के नीचे जो है एक जोड़ी वो लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मतलब 3 पाया जाता है। एक आपका जीभ के बगल में, ठीक है, एक जीभ के बगल में, दूसरा जो है जबड़ा के बीच में, और तीसरा जो है वो आपका कान के नीचे,
कान के नीचे। तो 3 जोड़ियां जो है वो लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब ये लार ग्रंथियों का यूज क्या होता है, ये इनसे जो लार स्रावित हो रहा है उनका यूज क्या होता है। देखो अभी हम लोगों ने एक लाइन ऊपर में पढ़ा था कि जो भोजन का पाचन है वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। तो मुख से शुरू होता है तो उसमें जो लार का ही यूज होता है। एक्चुअली लार का काम क्या है कि ये भोजन को मुलायम बना देते हैं, पहला काम तो ये है। दूसरा कि लार में हमें जो है 99% पाया जाता है पानी, ठीक, जो कि भोजन को मुलायम बना दिया। इसके अलावा जो है लवण पाया जाता है और म्यूकस पाया जाता है। इसी में जो है एक जो एंजाइम पाया जा रहा है एमाइलेज। देखो एक्चुअली में आप पढ़ते होगे टाइलिन कि जो हमारा लार है उसमें पाया जाता है टाइलिन, टाइलिन पाया जाता है। लेकिन क्या है ना कि टाइलिन का ही दूसरा नाम जो है वो होता है लार एंजाइम। लार एंजाइम ये इसका जो है दूसरा नाम है। तो आप इसी कंफ्यूज मत होना, इसी को सिलेबरी एंजाइम भी बोला जाता है। सिलेबरी सॉरी सिलेबरी एमाइलेज ये बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है और टाइलिन का ही दूसरा जो नाम है वो है लार एमाइलेज। और देखो एक और पाया जाता है इसमें, एक आपको जो है लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम का काम क्या होता है, लाइसोजाइम क्या करता है कि ये जो है जो हमारे भोजन हम लोगों ने ग्रहण किया है अगर उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते तो उसे जो है वो समाप्त करने का काम लाइसोजाइम करता है। और टाइलिन क्या करता है, तो टाइलिन जो है वो जो मंड होता है, जो स्टार्च होता है, उस स्टार्च को जो है ये ग्लूकोज में चेंजेस करने का काम करता है। आप आगे देखोगे यहाँ बताया हुआ है कि मंड को जो है वो शर्करा या ग्लूकोज में चेंज करने का काम किसका होता है, तो ये टाइलिन का होता है या फिर हमारा जो लार एमाइलेज है उसका होता है। और आपको मालूम है कि जो एंजाइम है वो क्या होते हैं, वो एक केमिकल जो कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं जीभ के बारे में, ठीक है, कि जीभ का क्या काम है। एक और फैक्ट दिया हुआ है कि चावल में जो है मंड होता है और लार जो है मंड को शर्करा में बदल देता है। तो आपको ये छोटे छोटे लाइन से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि चावल में मंड जो पाया जाता है उस मंड को शर्करा में बदलने का काम कौन करता है, तो वो लार में उपस्थित टाइलिन के द्वारा किया जाता है। टाइलिन के द्वारा, या फिर इसी को हम लोगों ने अभी देखा कि लार एमाइलेज भी बोला जाता है, उसी के द्वारा जो है वो मंड को ग्लूकोज में चेंज किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं जीभ। जीभ का काम क्या होता है, तो देखो जीभ जो है वो एक पेशीय अंग होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, तो एक तो काम ये होता है कि हमारे भोजन को इधर उधर करने का काम करता है जिससे जो है लार अच्छी तरीके से मिल जाए और ये भोजन को निगलने में मदद करता है। और इसकी जो बनावट होती है वो इस तरीके से होती है कि आगे की ओर तो ये स्वतंत्र होता है लेकिन पीछे की ओर जो है ये हमारा मुंह गुहिका में के निचले भाग से जुड़ा हुआ होता है और ये हमारे मुख का व्यस्तम अंग माना जाता है। तो देखो हम लोगों ने 3 काम देख लिए, एक तो भोजन को इधर उधर पलटने का काम कर दिया और लार मिलाने का काम कर दिया और भोजन निगलने का काम कर दिया। लेकिन इन सबसे जो है ना सबसे बड़ा काम इसका होता है टेस्ट का। जीभ के ऊपर आप देखोगे तो स्वाद कलिकाएँ होती है, जीभ पर क्या है, स्वाद कलिकाएँ होती है और इन्हीं के द्वारा हमें टेस्ट का पता चलता है। ये भी जो स्वाद कलिकाएँ हैं, टेस्ट वर्ड्स हैं, वो अलग अलग पाई जाती है। जैसे आपको एग्जाम में अक्सर यहाँ से पूछा जाता है, ये जो आगे का भाग है ना इससे हमें जो है स्वीटनेस का पता चलता है, मिठास का, ठीक है। मीठा हमें कहाँ से पता चलता है, तो ये जो जीभ का अग्र भाग है वहाँ से पता चलता है। और ये जो पीछे का भाग होता है यहाँ से जो है बीटर का पता चलता है, अर्थात तीखापन या कड़वापन जो है ये आपका यहाँ से पता चलता है, जीभ का जो पिछला भाग होता है वहाँ से। इसके अलावा जो है साल्ट का पता चलता है, मतलब नमकीन का, और सोर का अर्थात खट्टेपन का जो है ये पता चलता है हमारा जो जीभ का बगल का भाग है वहाँ से। तो आपको एग्जाम में यहाँ से अक्सर पूछा जाता है कि जीभ का कौन सा भाग से हमें मीठापन का पता चलता है, कहाँ से जो है हमें खट्टापन का पता चलता है और कहाँ से कड़वेपन का पता चलता है। तो आप इन्हें याद रखिएगा कि अग्रभाग से मीठापन, पिछले भाग से जो है कड़वापन, उसके बाद फिर साइड वाले भाग से जो है हमारा नमकीन और खट्टेपन का एहसास होता है। तो ये हमारा हो गया 4th काम जीभ का। अब 5th क्या है, बोला जा रहा है कि जो
लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, जो उच्चारण करते हैं, साफ और स्पष्ट बोलते हैं, उसमें भी जीभ का योगदान होता है। तो ये 5 कार्य जो है वो जीभ के होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट वाइज आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य जो है वो जीभ का नहीं होता या जीभ का होता है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। फिर आगे बताया गया कि हमारा तीत जो है वो काफ़ी ज़रूरी है और ये भोजन को तोड़ने का काम करता है और इसकी सुरक्षा भी ज़रूरी है। फिर आगे जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख में जाता है। मुख में जाने के बाद क्या है कि जब हम लोग चबा लेते हैं, चबाने के बाद जीभ के द्वारा ये जो है नीचे उसे ढकेल दिया जाता है। तो नीचे जो जब आता है तो ये कहाँ आता है, तो ये भोजन नली में आता है या फूड पाइप में आता है। इसी को ग्रसिका भी बोलते हैं या फिर ऑसोफेगस बोलते हैं। और ये ऑसोफेगस होता क्या है, तो ये एक लंबी पतली जो है मांसल संरचना होती है। मांसल संरचना का मतलब होता है कि उसमें कोई हड्डी नहीं होती है, बस उसमें जो है मांस होता है। और ये भी पूछा जाता है कि ग्रसिका जो है वो कहाँ किससे जुड़ी होती है, कहाँ खुलती है। तो एक साइड में तो ये हमारा मुख से शुरू हो रहा था और ये जुड़ा हुआ होता है किससे, अमाशय से जुड़ा होता है, अर्थात ये अमाशय में खुलती है। अब इसी के बारे में आगे बताया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो ये जो लाइन है यही हमारा ग्रसिका है, ठीक है। ये हमारा मुख से आ रहा है और मुख से जो होते हुए ये नीचे की ओर जा रहा है और इसी को ग्रसिका बोलते हैं या ऑसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं। लेकिन आप देखोगे एक और लाइन जो है गई हुई है, ये हमारी होती है श्वास नली। श्वास नली का काम मालूम है कि ये हमारा जो है वो एयर को फेफड़ों में ले जाने का और फिर नाक के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करने का काम करता है। तो जब हम लोग खाना खाते हैं और दोनों क्या है कि एक ही जगह पे स्थित है, तो होता ये है कि जब हम लोग खाना खाएं तो खाना खाने के टाइम जो है वो भोजन ग्रासिका में ही जाए, वो श्वास नली में ना जाए। इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे एक सिस्टम बनाया हुआ है, वो होता है एपीग्लॉटिस। क्या है, एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस क्या करता है कि जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो ये जो है श्वास नली को बंद कर देता है, जिसके कारण क्या है कि भोजन जो है वो सीधे ग्रास नली में जाता है और ये श्वास नली में नहीं जाता, जिसके कारण क्या है कि हमें जो है भोजन आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि जब हम लोग बात करते रहते हैं या फिर भोजन ग्रहण करने के टाइम में हंसते हैं तो हम में जो है वो हिचकी आती है या खांसी हो जाती है, तो वैसे में भोजन जो है वो चली जाती है हमारी श्वास नली में। तो ये आप याद रखिएगा कि वो कौन सा चीज़ है किसके कारण जो है वो भोजन वो श्वास नली में नहीं जाकर सीधे ग्रासिका में जाती है, तो वो है एपीग्लॉटिस। या फिर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन जो है जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो श्वास नली को ढक देता है या फिर उसे बंद कर देता है, तो एपीग्लॉटिस का ये कार्य होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। फिर आगे बताया गया है स्टमक के बारे में। देखो भोजन क्या है कि वो हम लोगों ने ग्रहण कर लिया और वहाँ पे एपीग्लॉटिस ने अपना काम कर दिया, फिर वो श्वास नली को ढक लेता है, ये सारा काम हो गया। अब वो क्या है कि वो भोजन को पहुँचा दिया कहाँ, तो अमाशय में पहुँचा दिया। अमाशय क्या है, अमाशय या फिर उसी को स्टोमक बोला जाता है। स्टमक क्या होता है कि ये जो है सबसे चौड़ा भाग होता है हमारे आहार नाल का। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन गया कि हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, तो वो होता है अमाशय या स्टमक। इसका दीवार जो है वो मोटी होती है, थैलीनुमा मांसल होती है और चपटी और यू आकार का ये होता है। और इससे होकर जो है भोजन कहाँ पहुँचता है, तो छोटी आंत में पहुँचता है। लेकिन छोटी आंत में पहुँचने के पहले भोजन के साथ क्या क्या होता है वो हम लोग जान लेते हैं। देखो अभी तक क्या है कि भोजन जो हम लोगों ने ग्रहण किया वो लार के साथ मिलके जो है वो मुलायम हो गया। मुलायम होने के बाद कुछ कुछ जो उसमें पाचन होने था जैसे स्टार्च वगैरह का, वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया। अब वो भोजन जो है वो आता है आपका फूड पाइप के थ्रू अमाशय में। अमाशय में 3 चीज़ें निकलती है, एक आपका पाचक रस हो गया, ठीक है, दूसरा आपका म्यूकस हो गया और तीसरा जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ये क्या करते हैं, ये जो है भोजन को और पाचन उसका जो है करने का काम करता है। यहाँ पे देखो एक जो पाचक रस है एक्चुअल में ये होता है जठर रस। जठर रस आप सुने होंगे, गैस्ट्रिक जूस इसी को बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब इस गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है आपका दो, एक तो आपका रेनिन पाया जाता, रेनिन, और दूसरा जो है पेप्सिन। पेप्सिन।
तो ये दोनों पाए जाते हैं। अब इन दोनों का काम क्या होता है कि ये जो है प्रोटीन को, और जो दूध में आपका पाया जा रहा है, आपको मालूम होगा कि जो रेनिन है, रेनिन जो है वो दूध में पाए जाने वाला जो केसीन होता है उसको चेंज कर देता है। ठीक है, कैल्शियम में चेंज करने का ये काम करता है। तो आपको बस अभी इतना याद रखना है कि जो अमाशय होता है, अमाशय में तीन चीज़ें पाई जाती है। एक आपका जठर रस या फिर गैस्ट्रिक जूस, दूसरा जो है आपका म्यूकस, और तीसरा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो यहाँ से पूछा जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ से होता है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो स्राव है वो आपका जो है कहाँ से हो रहा है, वो आपका हो रहा है अमाशय से या स्टमक से हो रहा है। ठीक है, ये Cl का कहाँ से हो रहा है, आपका माशय से हो रहा है। लेकिन सोचो Cl जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये क्या माशय के जो दीवार है उसे क्षति नहीं पहुंचा सकता है, तो क्षति पहुंचा सकता है। इसीलिए जो है वहाँ पे एक और मौजूद होता है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है कि ये जो है अमाशय की दीवार पे फैल जाता है, और ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की सुरक्षा करता है। इसी के बारे में नीचे आपको बताया हुआ है। ये म्यूकस का ही दूसरा नाम क्या था, ये है आपका श्लेष्मा, है ना, श्लेष्मा इसे बोला जाता है। तो श्लेष्मा ही जो है वो अमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जो HCl है वो क्या करता है, HCl क्या करता है कि भोजन में जो भी जीवाणु आए हैं उन्हें वो नष्ट करने का काम करता है और भोजन को अम्लीय बना देता है। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो भोजन को पचाने का काम करता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन जो होता है उसका पाचन होता है, और प्रोटीन चेंज हो जाता है आपका किसमें, एमिनो एसिड में। तो आपको ये भी पूछा जाता है कि जो प्रोटीन का पाचन है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। तो आप याद रखिएगा, प्रोटीन का जो पाचन है वो हमारा अमाशय से प्रारंभ होता है। कहाँ से, अमाशय से। आगे देखते हैं। देखो, अब हुआ ये था कि एक बार जो है एक व्यक्ति को गोली लग गया था। गोली लगने के बाद जब सर्जरी हुआ उसके बाद भी जो है उसके जो अमाशय है उसमें छिद्र रह गया था। तो वहाँ पे जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो उन्हें मालूम हुआ कि जो हमारा भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया है वो जो है रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, कैसी प्रक्रिया है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। पूरा जो भोजन का पाचन है वो रासायनिक प्रक्रिया, कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पाचन जो है वो क्या है, भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया, या फिर कुछ और भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा कि पाचन जो है वो हमारा एक रासायनिक क्रिया है। अब देखो, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि भोजन जो है वो अमाशय के बाद आंत में पहुंचती है। तो कौन सी आंत में, ये छोटी आंत में पहुंचती है। ठीक है, तो छोटी आंत में पहुंचती है। छोटी आंत जो है वो सबसे लंबा होता है हमारे आहार नाल में, सबसे लंबा जो है यही होता है, 6 से 7 मीटर, या फिर आप बोलो तो ये लगभग 22 फीट जो है इसकी लंबाई होती है। ठीक है, कितना, तो 22 फीट ये लंबा होता है। और इसमें पाया क्या किया जाता है, तो इसमें जो है आपका लीवर पाया जा रहा है, फिर अग्नाशय पाया जा रहा है, और इसकी दीवार से जो है कुछ एंजाइम भी स्रावित होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो अब इनका जो हम लोग काम देख लेते हैं कि ये क्या क्या होता है। सबसे पहले तो लीवर के बारे में जान लो। लीवर से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लीवर क्या है कि ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है हमारे शरीर में, तो वो लीवर होता है। और ये स्थित कहाँ पे होता है, तो ये हमारे अमाशय के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। देखो, बीपीएससी का क्या है ना कि वो इस टाइप का क्वेश्चन जो है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जो है वो पूछ लेता है कि कोई भी बॉडी पार्ट या फिर लोकेशन के अनुसार पूछ लेता है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो ये अमाशय के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब लीवर का कार्य क्या है, तो लीवर से ही जो है हमारा निकलता है पीत रस। ठीक है, इसी को बोला जाता है वाइल। ठीक है, वाइल निकलता है, पीत रस निकलता है। और ये पीत रस निकलने का काम तो है वो लीवर से कर रहा है, लेकिन ये जमा कहाँ पे होता है, तो ये जमा होता है आपका पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय बोले तो गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में जो है ये जाके जमा हो जाता है। और यही जो पीत रस है इसका काम होता है जो फैट है उसके पाचन में ये हेल्प करता है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया कि जो पीत रस है उसका वो किसके पाचन में हेल्पफुल होता है, तो फैट के पाचन में हेल्पफुल होता है। और देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो हाँ,
इसके बाद आता है अग्नाशय। अग्नाशय को फिर आपको बोला जाता है पैनक्रियाज। क्या बोला जा रहा है? पैनक्रियाज बोला जा रहा है। और इस पैनक्रियाज से भी एक जूस निकलता है जिसे पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। इसमें क्या है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन तीनों पर क्रिया करता है। ठीक है, इसमें जो पदार्थ पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, वो इन तीनों को जो है प्रतिक्रिया करके पाचन करने का काम करता है। तो ओवरऑल अगर देखो, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कुछ जो है वो फैट को डिजोल्व कर रहे हैं, कुछ जो है वो प्रोटीन को तोड़ रहे हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन तीनों का जो है, इन तीनों की क्रिया होती है। इसीलिए जो पेनक्रियाटिक जूस होता है, इसे जो बोला जाता है पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस ये बोला जाता है आपका अग्नाशिक रस को पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे जो है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन तीनों का पूर्ण पाचन होता है, तो आपका अग्नाशय में होता है। अब तक क्या है कि इन सारी चीज़ों का पाचन हो चुका है। ठीक है, अब पाचन होने के बाद क्या है कि यहीं पे जो है, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, वहाँ पे एक संरचना पाई जाती है। वो उस संरचना को बोला जाता है रंसांगुल। ठीक है, रंसांगुल। ये संरचना क्या करता है, इसी को आप विली बोला जाता है, विली। ये उंगली टाइप का होता है और ये जो है पचे हुए भोजन को अवशोषित करने का काम करता है। इसकी दीवार पे ये होता है और ये अवशोषित करने का काम करता है। और ये अवशोषण करने के बाद फिर हमारे ब्लड में भेज देता है। कहाँ भेज देता है? ब्लड में हमारा भेज देता है। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, कुछ फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ था कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से सारे भोजन को पचा लिया जाता है। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में, प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में, और जो फैट है वो हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि पाचन के बाद जो है वसा का किस रूप में रूपांतरण हो जाता है? तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में चेंज हो जाता है। और उसके बाद आपको बता ही दिया कि ये जो है हमारा छोटी आंत में ही रसांगुल के द्वारा अवशोषित हो जाता है और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। लेकिन ये ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद जो है अवशोषित हो गया, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गया, फिर ये जटिल पदार्थों को बनाने का काम करना शुरू कर देता है। अर्थात आप समझो, ये सेल का निर्माण करना, या सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम शुरू कर देता है। और इसी काम को जो है वो बोला जाता है स्वांगीकरण। जो बताया था, स्वांगीकरण क्या होता है? जो पाचित भोजन है, उस पाचित भोजन का ही जो है हमारे शरीर के को बनाने में जो यूज होता है, पाचित भोजन का जो है वो शरीर के बनाने में अगर यूज होना शुरू हो जाए, शरीर का बनावट में अगर यूज शुरू हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्वांगीकरण ही बोलेंगे, या फिर एसेमिलेशन बोलते हैं। अब होता ये है कि ये बनाता कैसे? तो हम लोगों ने अब ये देख लिया कि ग्लूकोज हमें मिल गया। ठीक है, हमें जो है ग्लूकोज मिल गया। अब जब हम लोग श्वसन करते हैं, तो श्वसन के द्वारा जो ग्लूकोज ये सेल को मिला है, तो सेल का ग्लूकोज जो विघटित हो जाता है किसमें? तो ये जो ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में है चेंज हो जाता है। इसके अलावा एनर्जी में चेंज हो जाता, और यही एनर्जी जो है वो आपका जो सेल है वो यूज कर लेता, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो हमारा बाहर निकल जाता है शरीर से। इसके अलावा जो बिना पचा हुआ भोजन है, ठीक है, जो बिना पचा हुआ भोजन है या जिसका अवशोषण नहीं होता, वो अब पहुंच जाता है बड़ी आंत में, अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता। ये क्या होता है कि थोड़ा छोटा होता है लेकिन चौड़ा होता है बड़ी आंत की अपेक्षा। और ये इनका काम क्या होता है? ये जो अपचित भोजन है उसमें जो जल बच गया और लवण बच गया, उसका अवशोषण करने का काम करता है। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताते, ये जो लीवर होता है, लीवर में ही जो है, मतलब छोटी आंत में ही जो है क्या होता है कि आपका जो है अवशोषण की क्रिया होती है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अवशोषण की क्रिया कहाँ होती है, तो आप इजी वे में बता सकते हो कि छोटी आंत में ही जो है वो अवशोषण की क्रिया होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताया हुआ था कि अवशोषण इनके द्वारा किया जाता है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, बड़ी आंत में जो अवशोषण की क्रिया हो रहा था, वहाँ पे क्या है कि बड़ी आंत में सिर्फ जो बचे हुए जल हैं और लवण है उनका ही अवशोषण होता है। उसके बाद जो बड़ी आंत के बाद भोजन का जो बचा हुआ हिस्सा है वो अर्ध ठोस अवस्था में मलाशय में पहुंचता है, और वहां से फिर ये गुर्दे द्वारा या मल द्वारक के द्वारा जो है वो बाहर निष्कासित हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो मानव में
आपका पोषण का था, या फिर एक तरीके से आप बोलो तो ये पूरा जो है मानव में पाचन तंत्र को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, पाचन तंत्र को बताया गया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है देखते हैं कि बाकी जंतुओं में किस प्रकार पाचन की क्रिया होती है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ और बताया गया है, वो बताया गया आपका कि ORS के बारे में। देखो क्या है कि कभी कभी जो है कुछ अगर हम लोग ऐसा खाना खा लेते जो सही ढंग से नहीं पच पाता, और कुछ उसमें जल में विषाक्तता होता है या कुछ भी होता है, तो उसके कारण जो है बार बार दस्त लगता है, और उसके कारण हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो उस पानी को कमी को दूर करने के लिए जो है वो ORS का यूज होता है। तो अब बोलो कि ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सब जानता है, लेकिन एग्जाम में जो है ना आपको ORS का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि ORS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा, ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं कि जंतुओं में पाचन जो है वो किस प्रकार होता है। देखो मानव और जंतु में क्या है कि लगभग सारा प्रोसेस सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये होता है कि मानव जो है वो घास नहीं खाता, और जो घास बना होता है वो सेलुलोज का बना होता है, उसमें सेलुलोज की प्रधानता होती है। ठीक है, घास में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। और सेलुलोज क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है सेलुलोज। लेकिन क्या है, मानव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होता जो कि हमारा सेलुलोज का पाचन कर सके, जबकि जंतुओं में इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। जंतुओं का जो आमाशय होता है ना, उसको जो है 4 भागों में बांटा हुआ होता है। ठीक है, जो पहला भाग होता है वो होता है रुमेन। पहला भाग क्या होता है, रुमेन। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पहला भाग है आमाशय का, ये क्या हो गया आपका, रुमेन हो गया। उसके बाद क्या है कि निगला हुआ। और देखो ये क्या करते हैं, जो घास खाने वाले जंतु होते हैं वो जैसे ही घास खाते, जब आप देखे होगा कि ये जो है लगातार घास खाते रहते हैं। ठीक है, लगातार घास खाते रहते हैं, और ये जो घास लगातार खाते हैं वो यहीं रुमेन में जाके जो है एकत्रित हो जाती है। ठीक है, यहीं एकत्रित हो जाती है, और फिर जब ये आराम से बैठते हैं तो ये जुगाली करना प्रारंभ करते हैं। जुगाली करने के क्रम में क्या है कि ये जो है वापस अपने मुंह में, रुमेन से जो है वापस अपने मुंह में भोजन को लाते हैं, और फिर उसे चबा के वापस करते हैं, और ये फिर आगे बढ़ता है, और ये पाचन की प्रक्रिया जो है वो पूरा होता है। तो आप याद रखिएगा कि जो जुगालू करने वाले हैं वो सीधा जो है घास को निगल जाते हैं, और वो जाके जमा होता है आपका कहाँ, रुमेन में। और जहाँ इसका जो है आंशिक पाचन होता है। होता ही है कि रुमेन में जो है छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं, और इन जीवाणु की सहायता से ही जो है इन सेलुलोज का पाचन होता है। तो आपको पूछा जा सकता है सेलुलोज का पाचन कहाँ पे होता है, तो ये रुमेन में होता है, और रुमेन में जो उपस्थित आपका जीवाणु है उनके द्वारा इसका पाचन होता है। उसके बाद क्या है कि अमाशय के बाद ये भोजन जो है छोटी आंत में पहुंचता है, और वहाँ से बड़ी आंत में पहुंचता है। लेकिन क्या है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक और चीज़ पाया जाता है, उसे बोला जाता है अंधनाल। क्या बोला जाता है, अंधनाल। और ये जो है अंधनाल में भी जीवाणु होते हैं, और इन जीवाणुओं के द्वारा अगर कुछ और भी पाचन का प्रक्रिया बचा हुआ होता है तो उससे इस पाचन को ये पूरा करते हैं। लेकिन मनुष्य में क्या है कि वहाँ पे जीवाणु नहीं पाया जाता। मनुष्य में भी अन्ननाल पाया जाता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है, और फिर वहाँ पे जीवाणु नहीं पाया जाता। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपका घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की प्रक्रिया का था। अब आगे जो है आपको बताया गया है, वो बताया गया है अमीबा के बारे में। देखो क्या होता है कि बहुत सारे जंतु ऐसे होते हैं जिसमें मुख भी नहीं होता। पाचन की बाकी प्रक्रिया की बात तो दूर है, लेकिन तो वो अपना कैसे जो है वो पोषण प्राप्त करते हैं, किस तरीके से पोषण प्राप्त करते हैं, कैसे भोजन को ग्रहण करते हैं, किस तरीके से उनमें पाचन होता है, तो वो सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बताया गया अमीबा के बारे में। आपको मालूम होगा कि अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर होता है, अर्थात एक कोशिकीय जीव है, और उसमें भोजन जो है वो ग्रहण कैसे करता है, तो वो भोजन ग्रहण करता है अपना जो पदार्थ है उसके द्वारा। अब बात है कि ये पदार्थ होता क्या है। देखो जो अमीबा होता है वो एक सेल का बना होता है, और उसके सेल के अंदर सेल के चारों ओर जो है वो कोशिका झिल्ली होती है, और जिसके अंदर क्या है कि एक कोशिका द्रव भरा होता है, और उसमें भी एक केंद्रक होता है। और केंद्रक के अलावा क्या होता है कि अनेक धानियाँ होती है, अर्थात खाली स्थान होता है। अब अमीबा की विशेषता क्या है ना कि ये अपना यूनिसेलुलर है, तो मन किया तो अपना शेप जो है वो अलग अलग टाइप से वो चेंज करते रहता है।
तो ये चेंज करने के टाइम में जो उंगली नुमा संरचना है उसमें के द्वारा क्या करता है, ये अपनी जो कीट है या फिर जो सूक्ष्म जीव है उन सूक्ष्म जीवों को ये पकड़ने का काम करता है। और आप देख सकते हो, पहले मान लो अगर यहाँ पे कोई जीव है तो पहले ये इस टाइप से था, तो ये अपना शेप जो है कुछ इस तरीके से बना के अपने अंदर जो है इसे कवर करने का अपने अंदर कवर कर लेता है। और फिर अपने अंदर कवर करने के बाद फिर इसका जो है वो अवशोषण के द्वारा इसका पाचन कर लेता है। तो ये इसका जो है अमीबा में एक प्रोसेस होता है आपका पूरा पाचन का। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि अधिक उंगली जैसी उभार निकली होती है जिसे पदाव या कृत्रिम पाँव बोलते हैं, उसी के द्वारा अमीबा गति करता है और भोजन पकड़ता है। तो देखो आपका क्वेश्चन यहीं से बन रहा है कि अमीबा जो है गति किसके द्वारा कर रहा है और भोजन पकड़ने का काम किससे करता है, तो वो पदाव के द्वारा या कृत्रिम पाँव के द्वारा स्यूडोपोडिया के द्वारा करता है। ठीक है, और अमीबा जो है वो भोजन के रूप में ग्रहण क्या करता है, तो अमीबा भोजन के रूप में वो सूक्ष्मजीव जैसे कि जीवाणु और कवक को ग्रहण करता है। फिर इन पदार्थों को विकसित करके ये भोजन को चारों ओर से घेर लेता है जो अभी बताया, और उसके बाद फिर अपने अंदर ग्रहण करने के बाद उसे जो है पाचन की क्रिया वहाँ पे होती है खाद्यधानी में। खाद्यधानी क्या था, तो वो जो खाली स्थान है वहाँ पे खाद्यधानी होता है और वहीं पे ये पाचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, वहाँ पाचक रस स्राव होता है और पाचन पूरा हो जाता है। तो ये सारा जो है अमीबा में प्रोसेस था। तो ओवर आप समझ गए होंगे कि जो भोजन ये जीव है उनमें पोषण जो है एक अनिवार्य प्रक्रिया है और ये अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से होता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देख लेते हैं। देखो इसमें भी काफ़ी अच्छे मतलब क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन उसके पहले एक समरी दे रखा है और तेज़ी में उस समरी को देख लेते हैं। पहला तो हो गया कि हाँ भोजन जो है वो सभी जंतुओं के लिए अनिवार्य है और जो भोजन का पाचन तंत्र है वो दो चीज़ों से बना होता है, एक आहार नल और एक स्रावी ग्रंथियाँ। इन दोनों से मिलके जो हमारा मनुष्य का पाचन तंत्र बना हुआ है। और जो आहार नाल है उसमें अगर हम लोग देखें तो ये हमारा शुरू होता है मुख गोहिका से, उसके बाद ग्रसिका ओसोफेगस, फिर अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुद्दा, ये सारे जो है आहार नाल में शामिल होते हैं। और वहीं अगर पाचक रस में बात करें तो लार ग्रंथियाँ, लीवर, अग्नाशय, छोटी आंत, ये सारे जो है इनकी दीवारों से क्या होता है कि एंजाइम स्रावित होता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि पोषण के अंतर्गत क्या कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती है, तो वो आता है अंतर्ग्रहण, और ये सारे क्रम में है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और सबसे अंतिम जो क्रिया होती है वो निष्कासन की होती है। फिर ये फैक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ये मुख से प्रारंभ होता है। वहीं अगर पूछा जाए कि मंड का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो ये भी मुख में। बताया था कि जो लार में उपस्थित टाइलिन है वो जो है मंड को ग्लूकोज में चेंज कर देता है और पाचन की जो प्रक्रिया है वो छोटी आंत में जाके पूरी हो जाती है। और बड़ी आंत क्या करता है, जल और कुछ लवणों का अवशोषण करता है। तो ये सारा फैक्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। फिर आगे एक चीज़ बताया गया कि जो जुगाली करने वाले जंतु हैं जिनमें हम लोगों ने देखा कि उसके अमाशय में रुमेन पाया जाता था, तो उन जंतुओं को जो है जुगाली करने वाले जंतुओं को क्या बोला जाता है, रूमिनेंट बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जुगाली करने वाले जो भी जानवर हैं उन्हें जो है क्या बोला जाता है, रूमिनेंट, क्योंकि उनमें जो है रूमेन में ही जो है वो भोजन को ग्रहण कर वो भंडारित करते हैं और फिर वापस उसे निकालकर जुगाली करते या पागुर करते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि अमीबा जो है वो अपना अंतर्ग्रहण जो है पदार्थ की सहायता से करता है और गति भी जो है पदार्थ की सहायता से ही करता है, और भी जो पाचन की क्रिया जो खाद्यधानी के द्वारा करता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। बोला जा रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये आपका लीवर है। लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो ये मुख में शुरू होता, मुख में शुरू होकर आंत में पूरा होता है, या फिर आप बोलो तो छोटी आंत में ये पूरा होता है। अमाशय में HCl एवं किसका स्राव होता है, तो हम लोगों ने देखा था एक तरफ तो HCl हो जा रहा है, दूसरा तरफ जो है वो श्लेष्मा या फिर इसी को जो हम लोगों ने म्यूकस बोला था कि म्यूकस होता है। इसके अलावा एक जो है जठर रस जो है वो भी अमाशय से ही निकल रहा था, जिसमें पेप्सिन और रेनिन नामक 2 एंजाइम थे। उसके बाद फिर है कि भोजन में पोषण के मुख्य चरण कौन सा है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि पोषण का मुख्य चरण जो है पहले अंतर्ग्रहण हो गया, अंतर्ग्रहण के बाद फिर पाचन हो गया, पाचन के बाद फिर आपका जो है अवशोषण होता है। ठीक है, अवशोषण के बाद फिर आ जाता है स्वांगीकरण,
स्वांगीकरण, और स्वांगीकरण के बाद जो है वो निष्क्रमण या फिर आप इसी को बोलो तो मल परित्याग होता है। फिर है अमीबा अपने भोजन को किसकी सहायता से ग्रहण करता है, तो पदार्थ की सहायता से ये जो है ग्रहण करता है। आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। कुतरने में सहायता करने वाली दांत कौन होता है, बताया था कुतरना या काटने का जो काम है वो कृंतक के द्वारा होता है। लार या स्टार्च को बदलता है, तो ये जो है लार किसको, स्टार्च को बदलता है किसमें, तो ग्लूकोज में चेंज कर देता है। पीत रस का स्राव होता है, पीत रस या फिर जो विली होता है, वाइल होता है, वाइल का स्राव कहाँ से होता है, वो होता है लीवर से। लेकिन ये जमा कहाँ पे होता है, तो ये जमा होता है आपका जो गॉल ब्लैडर होता है वहाँ पे, अर्थात जो पित्ताशय है वहाँ पे जाकर ये जमा होता है। लेकिन स्राव कहाँ से होता है, ये लीवर से होता है। फिर है वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। देखो वसा का पूर्ण रूपेण पाचन हो रहा था छोटी आंत में ही हो रहा था। वहाँ पे आपको मालूम है, बताया था कि जो पीत है वो आपका जो है हेल्प करता है यहाँ पे पाचन प्रक्रिया में। फिर है जल का अवशोषण मुख्यतः होता है, कहाँ होता है जल का अवशोषण, तो जल और लवण इन दोनों का अवशोषण जो है वो बड़ी आंत में होता है। फिर आगे जो है ट्रू फॉल्स है उसे भी देख लेते हैं। अमाशय में HCl का स्राव होता है, तो ये सही है, अमाशय में HCl श्लेष्मा और जठर रस का स्राव होता है। पीत रस से प्रोटीन का पाचन होता है, ये गलत है। पीत रस से जो है वो वसा का पाचन होता है, उसमें वो हेल्प करता है। फिर प्रोटीन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। हम लोगों ने देखा था प्रोटीन का पाचन जो है मुख से प्रारंभ नहीं होता, ये अमाशय में प्रारंभ होता है, अमाशय में प्रारंभ होता है। और मुख से जो प्रारंभ होता है वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट जो होता है और मंड जो होता है उसे पाचन करने का काम मुख में होता है। जुगाली करने वाले या निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, तो ये जो है आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, ये सही है। फिर छोटी आंत में श्लेष्मक स्रावित होता है, ये गलत है। जो श्लेष्मक का स्राव है वो आपका जो है अमाशय में होता है। एक तरफ आपका HCl का स्राव हो रहा था, दूसरी तरफ जो है आपका किसका, श्लेष्मक का स्राव हो रहा था। आगे मैच ऑफ द फ्लोइंग है उसे भी देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आपका जो है वो हो जाएगा शर्करा। फिर प्रोटीन क्या होता है, वो एमिनो एसिड होता है। वसा क्या है, वसा जो है वो पाचन के बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। पीत रस क्या है कि ये जो आपका पित्ताशय में स्थित होता है, गॉल ब्लैडर में स्थित होता है। और श्रवण जो है वो लीवर में होता है। लार जो है वो लार ग्रंथि से निकलता है और इसमें आपका टाइलिन पाया जाता है। फिर है आहार नल के किन भागों द्वारा ये कार्य होते हैं, भोजन को चबाना। देखो भोजन को जो चबाने का काम है वो किसके द्वारा होता है, वो आपका होता है मोलर और प्री मोलर के द्वारा। मोलर और प्री मोलर के द्वारा जो है वो आपका भोजन को चबाने का काम किया जाता है। फिर जीवाणु नष्ट होते हैं, तो एक तो आपका HCl के द्वारा भी जीवाणु नष्ट हो रहा था, तो ये याद रख सकते हैं। उपयोगी पदार्थों का अवशोषण, तो उपयोगी पदार्थों का अवशोषण जो है वो आपका कहाँ पे हो रहा था, छोटी आंत में हो रहा था। छोटी आंत में जो है वो आपका हो रहा था। आपको याद होगा जो बिली या जो रसांकुल है उसके द्वारा हो रहा था। मल का निष्कासन जो है वो आपका मल द्वार के द्वारा होता है, मल द्वार के द्वारा जो है होता है। फिर मानव शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन है, तो ये आपको मालूम होगा कि ये जो आपका इनेमल जो है वो मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है। पचे हुए भोजन का अवशोषण करने वाली अंगुली जैसी संरचना को क्या बोला जाता है, तो इसी को जो हम लोग बोल रहे थे रसांगुल, रसांगुल ये होता है, या फिर इसको जो हम लोग विली बोलते हैं। फिर घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज पाचन का स्थान क्या है, तो ये आपका रूमेन जो स्थान है, रूमेन वहीं पे सेलुलोज का पाचन हो रहा था। अमीबा में भोजन पाचन का स्थान क्या है, तो अमीबा में भोजन पाचन जो है वो खाद्य धानी जो है, ठीक है, केंद्र के अंदर जो खाद्य धानी था वहाँ पे ही जो है ये पाचन पूरा हो रहा था। भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, देखो अवयवों से क्या हो रहा है, उपयोगी पदार्थ का संश्लेषण हो रहा है, ठीक। तो उपयोगी पदार्थ का संश्लेषण ये हमारा कहलाता है अवशोषण, अवशोषण। अब इसी में अगर रहता कि ये जो भोजन, जो हमारा भोजन है उस भोजन का हमारे शरीर निर्माण में उपयोग, वो क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाएगा फिर स्वांगीकरण। तो ये सारी क्वेश्चन जो है इसमें दिए हुए थे। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं।
देखो पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने देख लिया कि मनुष्य में पाचन पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो वो मुख में होता है। पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो वो जो है बड़ी आंत में संपन्न होता है। मानव के पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है, ये बताया था कि जो हमारा आहार नली है, आहार नाल है, आहार नली नहीं, आहार नाल जो है पूरा, वो पूरा अगर आप देखो जो मुख से लेके कहाँ मल द्वार तक जा रहा था, तो वो जो है 32 फीट लंबा होता है। और इसमें जो है सिर्फ आपका छोटी हाथी जो है वो 22 फीट लंबा हो जा रहा है, 22 फीट लंबा वो हो रहा था, अर्थात लगभग 7 मीटर के आसपास छोटी हाथ होता है। फिर है कि हमारे निम्नलिखित में कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, लीवर, पित्ताशय, कॉर्निया। या तो कॉर्निया जो है वो आइज में पाया जाता है और वो जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। फिर है पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है। देखो सबसे पहले हमारा जो मिल रहा था वो हमारा मिल रहा था टाइलिन, ठीक है, टाइलिन मिल रहा था। और टाइलिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो लार एमाइलेज बोलते हैं, लार एमाइलेज। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एमाइलेज। फिर लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में जो है टाइलिन पाया जाता है और इसी का दूसरा नाम है लार एमाइलेज। फिर मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो हम लोगों ने देखा था कि जो अमाशय में जठर रस निकल रहा था, गैस्ट्रिक जूस, उसमें पेप्सिन और रेनिन था जो कि प्रोटीन के पाचन का काम करता है। फिर ये पचे हुए भोजन में जो मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। तो देखो और जो चूषण की प्रक्रिया है वो कहाँ आपका हो रहा था, वो आपका हो रहा था छोटी आंत में। और छोटी आंत में जो लीवर है तो वहाँ पे जो है इन विषैले पदार्थों का शोषण हो जाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति जहर से खाने के बाद अगर मरता है तो लीवर के द्वारा ही पता चल जाता है कि हाँ वो जो है जहर के द्वारा उसकी मृत्यु हुई है, लीवर की जांच के द्वारा ही। आगे पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में किस पदार्थ में बदल जाता है। तो बताया था मैंने कि जो वो प्रोटीन है वो चेंज हो जाता है आपका एमिनो एसिड में। जीभ के किस भाग से कड़वेपन का स्वाद आता है। तो जो कड़वापन है, बीटर टेस्ट जो है वो आपका पिछले भाग से आता है। जो अग्रभाग है वहाँ से स्वीटनेस का आता है, उसके बाद किनारे वाले भाग से जो आपका साल्टी और सोबर का आता है, अर्थात खट्टीपन और जो नमकीन है वो आपका किनारे वाले भाग से आता। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है जीभ के किस भाग से कड़वेपन, तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। खाना खाने के समय कौन श्वास नली के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, अवरुद्ध कर देता है जिससे खाना जो है वो श्वास नली में ना जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ही जो है वो श्वास नली के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है जिससे खाना जो है श्वास नली में नहीं जा पाता। फिर पाचन मूलतः क्या है, यांत्रिक विधि, भौतिक विधि, रासायनिक विधि या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने देखा था कि जो पाचन है वो मूलतः है रासायनिक विधि। फिर यहाँ पूछा गया कि पाचन तंत्र या फिर पोषण के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका अंतर्ग्रहण होगा, उसके बाद फिर पाचन होगा, फिर अवशोषण, स्वांगीकरण, फिर निष्कासन। आगे बताया गया अवशोषित भोजन को शरीर के उपयोग में लाना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण या स्वांगीकरण। तो ये इसका आंसर हो जाएगा स्वांगीकरण। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड थे। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और अगर ये आपको लगा होगा कि हाँ ये आपके लिए हेल्पफुल है, ये वीडियो अच्छा है, तो आप अपने दोस्तों को भी से शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसका जो PDF है वो आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे स्टडी सेल्टर सर्च कीजिए, वो आपको मिल जाएगा। और इसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में, जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।